अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। तकदीर की फसूंगरी, किस्मत की चालबाजी या मुकद्दर का खेल, जुर्म, अफसरशाही और जागीरदारी के पस मंज़र में लिखी गई एक दिलचस्प दास्तान। गर्दाब। गर्दाब किस नंबर 19। मुझे खुद भी तुम्हारी कैफियत का अंदाजा है। इस वक्त मैं तुम्हें सख्ती से डांट कर अंदर सोने के बजाय तुम्हारे पास रुक गई, इसीलिए रुकी कि तुम्हें समझा सकूं। मैं बरसों से इस दारुल अमान में मुलाजमत कर रही हूँ। यहाँ रहने वाली औरतें किसी न किसी मजबूरी या मुश्किल का शिकार होती हैं, लेकिन तुम देख लो सब ने किस तरह से हालात के साथ समझौता कर रखा है। वो आपस में हंसती बोलती भी हैं और लड़ती झगड़ती भी हैं, साथ साथ रूटीन के काम भी चलते हैं। तुम भी अपनी किसी मुश्किल की वजह से यहाँ आ पड़ी। उम्मीद रखो तुम्हारी मुश्किल जल्द दूर हो जाएगी और तुम यहाँ से जल्दी वापस अपने घर चली जाओगी। लेकिन जब तक यहाँ रहोगी तुम्हें सब कुछ हिम्मत से सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस तरह रातों को जागकर टहलने से कुछ हासिल नहीं होगा। जाओ, शाबाश, जाकर अब सो जाओ। महबानों की माजरत के जवाब में मुंतजिमा ने उसे समझाते हुए नरमी से हुक्म दिया तो वो हुक्म की पैरवी में उसी कमरे की तरफ चली गई जहाँ उसका कयाम था। इस कमरे में उसके साथ चंद दूसरी औरतें भी रहती थीं। महबानों ने देखा कि वो तमाम औरतें सुकून से गहरी नींद सोती हैं। उसे उन औरतों की इस कदर पुरसुकून नींद पर हैरत हुई। दारुल अमान में अपने चंद रोज़ा कयाम के अरसे में वो अपनी साथी औरतों के हालात से अच्छे तरीके से वाकिफ भी हो चुकी थी। उनमें से हर एक के साथ कोई न कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक औरत पिछले 15 साल से यहाँ रहती थी। उस औरत के माँ बाप मर चुके थे। किसी अजीज रिश्तेदार ने कुछ अरसा अपने घर में पनाह दी और फिर जान छुड़ाने के लिए बगैर देखभाल किए शादी करवा दी। ससुराल वाले निहायत जाहिल लोग थे जो बगैर जहेज के आने वाली लावारिस बहू पर हर तरह का जुल्म करना अपना हक समझते थे। बेचारी रोजाना की मारपीट और गाली गलोच खामोशी से सहती रहती। शिकायत करती भी तो किससे जाकर। मैके के नाम पर कोई आसरा जो मौजूद न था और शौहर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों का हमनवा था। उस औरत ने समझ लिया था कि अब उसका मरना जीना सिर्फ यही जालिम ससुराल है। लेकिन मरना कितना मुश्किल काम होता है ये उसे उस वक्त पता चला जब उसकी सास और नंदों ने मिलकर उसे जलाने की कोशिश की। वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर तेजी से घर से भाग निकली और ऐसी निकली कि फिर पलटकर कभी वापस जाने की हिम्मत न कर सकी थी। अब वो 15 साल से इस दारुल अमान में मुकीम थी और अपने साथ होने वाले तमाम मामलात में यहाँ बहुत खुश थी। गर्ज हर औरत के पीछे इसी तरह की कोई कहानी थी जो वो हर नए आने वाले को शायद अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए सुनाते थे। महबानों से भी उन लोगों ने उसके हालात जानने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन महबानों को पीए अब्दुल मन्नान की हिदायत याद थी। उसे यहाँ भिजवाने से कबल उसने सख्ती से हिदायत की थी कि अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। महबानों पूरी तरीके से उन तमाम हिदायत पर अमल कर रही थी, लेकिन वो दारुल अमान में मुकीम दूसरी औरतों की तरह यहाँ रचने बसने में बिल्कुल नाकाम थी। उसे हर वक्त बेबे और अब्बा की याद आती रहती और आजकल तो कुछ ज्यादा ही बेकरारी थी। इस बेकरारी के हाथों ही मजबूर होकर उससे एक गलती हुई। यूं तो उसने अब्दुल मन्नान से वादा कर लिया था कि वो फैसलाबाद में उसकी बेबे और अब्बा को उसके बारे में मुतला जरूर कर देगा, लेकिन फिर भी उसकी ख्वाहिश थी कि वो खुद उन दोनों से बात कर ले। मुंतजिमा से इस सिलसिले में उसने एक बार इजाज़त भी मांगी थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। आज महबानों बहुत ज़्यादा बेचैन नजर आई तो उसने चुपके से एक मुलाजमा को चंद रुपए देकर इस बात पर राजी किया कि वो उसे मौका देखकर फोन पर उसकी घर पर बात करवा दे। महबानों के अपने घर में तो फोन नहीं था। उसने पड़ोसियों के घर फोन किया कि बेबे को वहां बुलवा ले, लेकिन हुआ ये कि अभी उसने लाइन मिलने के बाद सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं महबानों बोल रही हूँ, तो वहां पर मुंतजिमा पहुंच गई
اس نے مہبانو کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر لائن کاٹ دی اور پھر اسے ٹھیک ٹھاک سنائی۔ مہبانو کا ساتھ دینے والی ملازمہ کی تو اس نے کئی گنا زیادہ شامت بلائی۔ ابھی برآمدے میں ہونے والی ملاقات میں منتظمہ نے اسی فون کال کے حوالے سے اسے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ مہبانو کافی حد تک بات کو سمجھ بھی گئی تھی، لیکن دل کی بے قراری اپنی جگہ موجود تھی۔ وہ کمرے میں موجود دوسری عورتوں کی طرح بے فکری والی نیند حاصل کرنے میں ناکام تھی۔ اسے رہ رہ کر اے.سی. شہریار عادل اور اس کے پی اے پر بہت غصہ آتا تھا، جو اسے اس دارالامان میں پہنچانے کے بعد بھول ہی گئے تھے، لیکن ظاہر ہے ان پر آئے غصے کو کسی صورت میں تو نکال سکتی تھی۔ چنانچہ بے بس سی ہو کر منتظمہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش میں مصروف عمل تھی۔ بہت دیر کی کوشش کے بعد بھی اسے صرف اتنی کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ ذہن کچھ غنودگی میں چلا گیا تھا۔ غنودگی کی اس کیفیت میں اس نے باہر برآمدے میں قدموں کی آوازیں سنی۔ قدموں کی یہ آوازیں اسی کمرے میں آ کر رک گئیں جس میں مہبانو موجود تھی۔ یکدم دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ مہبانو ہڑبڑا کر تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ کھلے دروازے سے 2 ڈھاٹا پوش اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ دارالامان کی وہ منتظمہ بھی تھی۔ منتظمہ کو ایک ڈھاٹا پوش نے اپنے ریوالور کی زد پر لے رکھا تھا۔ مہبانو کو یہ سمجھنے میں بالکل دقت پیش نہ آئی کہ آنے والے ڈھاٹا پوش چودھری افتخار کے کارندے ہیں، جو اس کی تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ مہبانو تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی گرفت میں آنے سے پہلے کہیں بھاگ کر نکل پڑے، لیکن اس کمرے میں فرار کا واحد راستہ وہ دروازہ تھا جس پر دونوں ڈھاٹا پوش ڈٹے کھڑے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ شہریار اپنے بیڈ روم میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اسے دروازے پر ہونے والی دستک نے جگا دیا۔ شہریار نے چونک کر سرہانے رکھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور مزید حیران ہوا۔ یس کم ان، اس نے فوراً ہی حکم دیا۔ اگلے لمحے اس کا بٹلر سامنے موجود تھا۔ سوری سر، اس وقت آپ کی نیند خراب کرنے پر بہت معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں عبدالمنان صاحب آئے ہوئے ہیں اور آپ سے فوری ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاملہ بہت سنجیدہ اور فوری نوعیت کا ہے۔ بٹلر نے شہریار سے معذرت کرتے ہوئے رات کے اس پہر اسے ڈسٹرب کرنے کی وجہ بھی بتا ڈالی۔ یہ سن کر شہریار مزید پریشان ہوا۔ عبدالمنان ایک سمجھدار اور ذمہ دار آدمی تھا جو بلا وجہ اسے اس وقت ڈسٹرب بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتا ہوں۔ عبدالمنان کی آمد کی وجہ کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے شہریار نے بٹلر کو حکم دیا اور پھر خود سلیپنگ سوٹ پر گاؤن پہننے کے بعد ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ عبدالمنان نیچے لاؤنج میں ہی اس کا منتظر تھا۔ سوری سر، معاملہ بہت زیادہ اہم ہے، ورنہ میں اس وقت آپ کو بالکل ڈسٹرب نہ کرتا۔ شہریار کو دیکھتے ہی عبدالمنان نے اس سے معذرت کرنا چاہی۔ خود اس کے چہرے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود بھی گہری نیند سے جگایا گیا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ کیا ہوا ہے؟ عبدالمنان کی معذرت کو نظر انداز کرتے ہوئے شہریار نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ لاہور کے دارالامان کی منتظمہ کا فون آیا تھا سر۔ اس نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے مہبانو کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوشش تو ناکام ہو گئی ہے سر، لیکن مہبانو اس وقت علاقے کے تھانے میں موجود ہے۔ ایس ایچ او اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عبدالمنان کی دی ہوئی اطلاع پر شہریار کو یکدم ہی احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی گڑبڑ ہے، لیکن اس نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے اضطراب کو قابو میں رکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں عبدالمنان سے کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ ذرا تفصیل تو بتاؤ۔ زیادہ تفصیلات تو مجھے خود بھی معلوم نہیں سر۔ منتظمہ کے مطابق رات کے وقت دارالامان کے چوکیدار گیٹ پر موجود تھے۔ ان میں سے ایک چوکیدار ضرورت کے تحت باتھ روم چلا گیا۔ اس وقت دیوار پھلانگ کر دارالامان میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ انہوں نے گیٹ پر موجود چوکیدار کو بے ہوش کیا اور پھر کمرے میں گھس کر اسے اسلحے کے زور پر مجبور کیا کہ اسے مہبانو تک پہنچا دیا جائے۔ ظاہر ہے چوکیدار نے جان بچانے کے لیے ان کا حکم تو ماننا ہی تھا۔ وہ مہبانو کو زبردستی اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ چوکیدار جو ان کے ساتھ تھا چپکے سے واپس لوٹ آیا۔ اس نے دور سے ہی صورتحال بھانپ لی اور اپنی رائفل کے زور پر حملہ آور ہوا اور مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن اس اچانک حملے کی وجہ سے سنبھل بھی نہ سکے۔ اس نے سب سے پہلے اس شخص کی ٹانگ پر گولی ماری جس نے مہبانو کو اٹھایا ہوا تھا۔ ایک اور شخص کو بھی مجبوراً باقی بچ جانے والے افراد کو اپنے دونوں زخمی ساتھیوں کو لے کر راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔
अफरा-तफरी में महबानों को भी अपने साथ ले जाने में वो कामयाब ना हो सके, लेकिन उनकी जवाबी फायरिंग ने बेचारे चौकीदार को अच्छा खासा जख्मी कर डाला था। उसके जिस्म में 3 गोलियां लगी हैं और मुंतजिमा के मुताबिक उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। अगर चौकीदार के जख्मी होने का मामला ना होता तो मुंतजिमा शायद इस वाक़े को हमेशा के लिए छुपा लेती, लेकिन फायरिंग और जख्मी होने की वजह से करीबी थाने में इत्तला पहुंची। SHO को मुंतजिमा ने यही बताया कि हमलावर नामालूम अफराद थे और जबरदस्ती दारुल अमान में घुसकर औरतों को अगवा करने की कोशिश में मसरूफ थे। मुंतजिमा ने SHO पर यह जाहिर नहीं किया कि हमलावर सिर्फ और सिर्फ महबानों को लेने के लिए वहां आए थे, लेकिन SHO बहुत काइयां आदमी है जनाब। उसने महबानों के साथ दूसरी औरतों का भी बयान रिकॉर्ड किया और उन औरतों में से किसी ने बता दिया कि आने वालों ने सिर्फ और सिर्फ महबानों को अगवा करने की कोशिश की थी, बाकी औरतों की तरफ तो उन्होंने देखा तक ना था। अब SHO महबानों को अपने साथ थाने ले गया ताकि उससे तमाम मालूमात हासिल कर सके। मुंतजिमा ने परेशान होकर मुझे फ़ोन कर दिया और मैं आपके पास चला आया ताकि आपको पूरी सूरत हाल बता सकूं, ताकि हम आगे की तरफ कोई कदम उठा सके। अब्दुल मनान ने शहरियार को तफसील सुनाई तो उसके माथे पर बल पड़ गए। कुदरती तौर पर वो ये सोच रहा था कि अगवा करने की कोशिश करने वाले चौधरी इफ्तिखार के ही बंदे हो सकते थे। उन्हें महबानों के लाहौर में दारुल अमान में होने की खबर किस तरह मिली, किसने ये इत्तला पहुंचाई? ये सवाल अपनी जगह अहम होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ ये बात अहम थी कि महबानों को थाने से निकालकर किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कैसे किया जाए, वरना चौधरी इफ्तिखार के बंदे उसे वहां से भी ढूंढ निकालेंगे। अब ये सवाल शहरियार के सामने था। महबानों की थाने से रिहाई का काम भी बहुत राजदारी का काम था। इस काम के लिए सज्जाद राना सबसे मौजू आदमी था। वो एक फोन करता तो SHO बेचूनो चरा महबानों को छोड़ देता, बल्कि इस बारे में भी जबान बंद रखता कि महबानों की रिहाई किसके हुक्म पर अमल में आई है। अब्दुल मनान से मुताल्लिका थाने के बारे में मालूमात करने के बाद शहरियार ने सज्जाद राना का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। 3-4 घंटियों के बाद कॉल रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई, मैं शहरियार बात करता हूँ। दूसरी तरफ से सज्जाद राना की हेलो सुनते ही शहरियार जल्दी से बोलने लगा। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बिरादरे अजीज, फोन करने के लिए ये वक्त कुछ ज्यादा मुनासिब तो नहीं। कहाँ तो आप दिन के वक्त भी ये जहमत नहीं फरमाते, कहाँ रात के इस पहर, और वो भी आखिरी पहर फोन खड़काया। क्यों? पहले ही शहर में हर वक्त होने वाले हादसात की वजह से मुश्किल से सोना नसीब होता है। वैसे मुझे तुम्हारा फोन करना भी कुछ मशकूक ही मालूम हो रहा है। सब खैरियत तो है? सज्जाद राना शहरियार से उम्र में काफी बड़ा था और उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करता था। चुनाचे अपनी मोहब्बत की वजह से पहले तो जो कुछ जी में आया बोलता चला गया, लेकिन फिर उसे कुछ एहसास हुआ कि यूं रात के इस पहर बंदे का फोन बिला वजह तो नहीं आ सकता। चुनाचे तशवीश में मुब्तला हुआ। जी हाँ, सब खैरियत है। मैंने एक अहम काम के सिलसिले में आपको फोन किया है। लाहौर के थाने से महबानो नाम की लड़की को इतनी खामोशी से छुड़वाना है कि किसी को इस बात का इल्म ना हो सके कि लड़की को किसने और क्यों छुड़वाया और वो कहाँ चली गई। शहरियार ने अपना मुद्दा आहिस्ता से बयान कर दिया। खैरियत, कौन है ये लड़की और तुम्हें अपने इलाके में बैठे बैठे लाहौर के किसी थाने का अहवाल कैसे मालूम हुआ जनाब? सज्जाद राना शहरियार का मुतालबा सुनकर चौंक पड़ा। ये सारी तफसीलात मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल लड़की की फौरी रिहाई बहुत जरूरी है। आप उसे रिहा करवा दें, किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करवाएं जल्दी। मैं इस दौरान लड़की के लिए किसी बेहतरीन जगह का इंतजाम करता हूँ। ठीक है बिरादर, जैसे तुम कहो। तुम मुझे थाने के बारे में तफसीलात बताओ, मैं अभी तुम्हारा ये काम करता हूँ। शहरियार का जवाब सुनकर सज्जाद राना ने उससे पूछा। शहरियार ने उसे थाने के बारे में बताया और फिर फोन बंद कर दिया। ये काम तो हो गया। तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास मोतीवाला का नंबर है? मेरे ख्याल में अगर हम मोतीवाला से दरखास्त करें तो वो महबानों को अपने घर में जरूर पनाह दे सकता है। शहरियार की बात पर कुछ कहे बगैर अब्दुल मनान ने अपने ब्रीफकेस में से एक टेलीफोन डायरी निकाली और उसे मोतीवाला का फोन नंबर नोट करवाने लगा। अब्दुल मनान ब्यूरोक्रेसी में ऐसी तरबियत रखता था और ऐसा तरबियत याफ्ता शख्स था जिसने रात के इस पहर बहुत इमरजेंसी में होने के बावजूद
इस बात का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा था कि अपना ब्रीफकेस साथ लेकर ही निकले। शहरयार की कॉल पर मोती वाला भी हैरान हुआ कि इस वक्त शहरयार ने क्यों जहमत की। शहरयार ने उसे ज्यादा तफसील में कुछ बताने के बजाय बराह रास्त महबानों को अपने घर में पनाह देने की बात की। मोती वाला भी बगैर किसी हीलो हुज्जत के फौरन राजी हुआ। शहरयार के अगले 30 से 35 मिनट फोन पर इधर उधर बात करते हुए गुजरे। कभी वो सज्जाद राना से बात करता और कभी मोती वाला को कुछ हिदायत देता। बिल आखिर जब उसे इत्मीनान हो गया कि महबानो थाने से निकल कर मोती वाला के घर खैर खैरियत से पहुंच चुकी तो उसे कुछ सुकून मिला और वो अब्दुल मनान की तरफ मुतवज्जो हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि चौधरी इफ्तिखार को अचानक कैसे महबानों के लाहौर वाले दारुल अमान के बारे में खबर मिल गई। ये मामला बहुत राज में रखा गया था। फिर क्या हुआ? फिलहाल क्या कहा जा सकता है सर, हमें इस सिलसिले में कुछ तहकीकात करनी पड़ेंगी। अब्दुल मनान के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब ना था। कहीं उस एनजीओ के नुमाइंदे ने तो मुखबिरी नहीं कर दी जिससे मैंने लाहौर में जाकर केस के सिलसिले में कोई मुलाकात की थी। वही एक ऐसा बंदा है जो अभी इस केस में इन्वॉल्व है और जिसे ये भी बात मालूम है कि महबानों को कहाँ रखा गया था। शहरयार ने अपनी सोच के घोड़े दौड़ाए। जाती तौर पर तो मुझे उस पर शक नहीं, लेकिन किसी शख्स के बारे में कोई हतमी राय देना बहुत मुश्किल काम होता है जनाब। अब्दुल मनान का जवाब भी बहुत मोहतात भरा था। चलो, जो भी मामला है सामने आ जाएगा, जरूर सामने आएगा। फिलहाल तो ये इत्मीनान काफी है कि महबानों को महफूज मकाम मिल गया। तुम अब जाकर आराम करो, सुबह देखेंगे कि आगे क्या करना है। शहरयार ने यकदम ही बात को तब्दील किया और अब्दुल मनान को रुखसत होने का इशारा कर दिया। खुद शहरयार अलबत्ता उसके जाने के बाद भी बहुत देर तक वहीं लाउंज में बैठा फिक्रमंदी से इस पूरे मामले के बारे में सोचता और गौर करता चला जा रहा था। ये अच्छा है, अम्मा से ये कहकर रुकी थी कि अभी मुन्ने को दिल भरकर नहीं देखा, कुछ दिन उसके साथ गुजार लूंगी, फिर हवेली वापस आ जाऊंगी। और अब ये हाल है कि सारा वक्त किताब आंखों के सामने रखकर उसके सामने बैठी रहती है। मुन्ने को तो देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती इसको। किश्वर हस्बे आदत किसी किताब के मुताले में गर्क थी कि ताजवर ने आकर उसे टोक दिया। मुन्ने के लिए रुकने का ये मतलब तो नहीं ना कि मैं सारा वक्त उसी पर नजरें जमा कर बैठी उसे गौर से देखती रहूं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अभी सनोबर आपा के कमरे से आ रही हूँ। वो और उनके वली अहद साहब मजे से सो रहे हैं। मैंने सोचा उन्हें डिस्टर्ब करने के बजाय थोड़ी देर बैठकर कुछ पढ़ ही लूं। किश्वर ने मुस्कुराकर बड़ी बहन की बात का तेजी से जवाब दिया। वैसे ताजवर गलत नहीं कह रही थी। बच्चे की पैदाइश के बाद सनोबर गांव वापस लौटी थी तो किश्वर बच्चे के बहाने से ही अपने मामू के घर रुक गई थी। अलबत्ता इस रुकने के पीछे उसके दिल में असल ख्वाहिश क्या थी ये तो किसी को मालूम न था। तू थकती नहीं है किश्वर? सारा वक्त इन किताबों में सर देकर बैठे रहने से तेरा दिल नहीं घबराता? ताजवर ने उसके सामने बैठते हुए कुछ हैरत से सवाल किया। थक तो मैं इस जिंदगी से भी जाती हूँ आपा, तो क्या सांस लेना छोड़ दूं? बस आप ये समझ लें कि ये किताबें भी मेरी जिंदगी हैं और जिंदगी की तरह एक चीज मेरे साथ है। जैसे इस एक जैसी जिंदगी में कभी नए मोड़ और छोटी तब्दीलियां आकर उसमें जी लगाने का सामान पैदा करती है ना, वैसे ही इन किताबों में भी बंदे को कुछ न कुछ मिल जाया करता है जो उसका जी उचाट नहीं होने देता। किश्वर ने रसानियत से बहन की बात का जवाब दिया। तौबा तौबा, तू तो बात भी किताब की जबान में ही करती है। किसी भी बात का आसान अल्फाज में कोई जवाब नहीं देती। तुझसे तो बात करना मुश्किल है। ताजवर ने नाक चढ़ाई तो किश्वर हंस पड़ी और हंस कर बोली, आदमी कभी किताब की जबान में बात नहीं करता, असल में किताब आदमी की जबान में बात करती है। चल छोड़ इस किताब के किस्से को और सुन, ये बता, तुझे मालूम है कि अब्बा जी आजकल एक और ब्याह रचाने के चक्कर में पड़े हैं? सुना तूने कुछ? ताजवर ने बोर होकर मौजू तब्दील कर दिया। भाई, जैसे लोगों को शौक होता है गाड़ियों के नए नए मॉडल जमा करने का, वैसे ही हमारे अब्बा जी को बहुत शौक है हर थोड़े अरसे बाद एक नए मॉडल की औरत उनके पास आ जाए। इस बार तो उन्होंने काफी वक्त ले लिया इस बात के करने में, वरना पहली 3 तो बड़े कम वक्फे से उनकी जिंदगी में चली आई थी। ये शगल तो उनका जारी है। ताजवर की दी हुई इत्तला पर किश्वर ने बेनियाजी से तबसरा किया। तू भी ना किसी बात को संजीदगी से सुनती ही नहीं। अब भी देख ले, ये तक नहीं पूछा कि कौन है वो लड़की।
जिस से अब्बा जी ब्याह रचाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। किश्वर की बेनियाजी पर ताजवर ने खफगी जाहिर की। चले, मैंने नहीं पूछा तो आप ही बता दें। वैसे भी मुझे मालूम है कि आपसे बगैर बताए रहा भी नहीं जाएगा। वो जो कुड़ी नहीं थी महबानो, जिससे हमने उर्स पर मेहंदी लगवाई थी, उस छिटांग भर की लड़की पर अब्बा जी का दिल आ गया। ताजवर ने कदरे नागवारी से इत्तला दे दी। महबानो, वो नूरा की बेटी? वही ना, वो तो बहुत कम उम्र लड़की है। उसका और अब्बा जी का भला क्या मेल? किश्वर तो हैरान ही रह गई। मेल तो कोई नहीं। अम्मा को तो सारा गुस्सा इसी बात का है कि अब्बा जी कमीनों की औलाद को उनकी सौतन लाकर बराबरी पर लाने पर तुले खड़े हैं। इसी बात पर अम्मा को बहुत गुस्सा है। महबानो और चौधरी इफ्तिखार के माबैन फर्क का ताजवर को भी कुछ ज्यादा ही एहसास था, लेकिन उसकी सोच कुछ मुख्तलिफ थी। महबानो तो शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की है ना, वो राजी हो गई इस ब्याह पर। कैसे? ताजवर की बात पर कोई तबसरा किए बगैर किश्वर ने दूसरा सवाल ताक दिया। कहाँ? देखा नहीं तूने? कैसी नखरीली लड़की थी, भाग निकली सबको जुल देकर। आजकल अब्बा जी उसी की तलाश में बुलाए फिरते हैं। ताजवर को कुछ खबरें तो बड़ी चौधराइन से मिल गई थी और कुछ उन मुलाजमीन की मरहूने मिन्नत थी जो चौधरी इफ्तिखार की हवेली में रहकर यहाँ वालों के लिए बाकायदा जासूसी का फरीजा अंजाम देते थे। अब्बा जी को ये जुल्म नहीं करना चाहिए था ना। भला उनका और महबानों का क्या मेल था? अब उनसे बचने के लिए बेचारी कहाँ कहाँ भटकती होगी। किश्वर को शदीद अफसोस हुआ। तुझे महबानों की फिक्र खाई जाती है, इधर मैं और सनोबर परेशान हैं कि अब्बा जी की इन हरकतों का हमारे घर पर क्या असर पड़ेगा। कल को हमारे शौहर भी खड़े हो जाएंगे दूसरा ब्याह करने के लिए। तुम्हारे भा अशरफ तो वैसे ही आजकल हर वक्त मुझे ताने मारते रहते हैं कि कैसी मोटी भद्दी औरत हो तुम, अजीब सी हो गई हो। इंडियन फिल्मों की छैल छबीली बालिश भर कपड़ा पहनकर नुमाइश करने वाली हीरोइनों को देख देख कर उनका भी कुछ दिमाग खराब हुआ जा रहा है। आजकल तो वो बहुत अजीब से हो रहे हैं। ताजवर की अपनी परेशानियां बजा थी, उसे महबानों का गम क्या खाक सताता। उसे तो अपनी फिक्र थी ना। इस बात के लिए तो आपको हमेशा ही से तैयार रहना चाहिए था ना। हमारे यहाँ के मर्दों के बहुत से मशागिल हुआ करते हैं। एक मशगला ये भी है और ये भी महबूब मशगला। तू इतने आराम से इसलिए कहती है कि तुझे मालूम नहीं है कि सौतन का जलापा क्या होता है। अपने शौहर को किसी दूसरी औरत से बांटने का ख्याल ही औरत को आधा कर देता है। किश्वर की बात के जवाब में ताजवर ने इस कदर बिलबिला कर कहा कि किश्वर के सारे चेहरे पर कर्ब के आसार छा गए। ताजवर को अपनी बात की संगीनी का एहसास हुआ, मगर अब तो तीर कमान से निकल ही चुका था। उसने शर्मिंदा होकर किश्वर के सामने से हट जाना मुनासिब समझा और दूसरी जगह पर खड़ी होते हुए बोली, जरा जाकर देखूं तो सही किसी ने मुनव्वर को तैयार भी किया कि नहीं। वो मास्टर आफ्ताब आता ही होगा उसको पढ़ाने के लिए। मुनव्वर तैयार हो गया है आपा, इसे मेरे पास भेज दो, मुझे एक किताब मंगवानी है। मास्टर साहब शहर जाते हैं ना, उन्हें नाम लिख कर दे दूंगी, वो ले आएंगे। किश्वर ने फौरन ही खुद पर काबू पा लिया और अब बहुत ही आम से लहजे में ताजवर से कहती थी, तौबा है किश्वर, फिर वही किताब। अभी तो तू शहर से इतनी ढेर सारी किताबें खरीद कर लाई है। ताजवर ना चाहते हुए भी बेसाख्ता उसे टोक बैठी। ये किताब जो मुझे मंगवानी है उस वक्त तो नहीं मिली थी, इसीलिए ये किताब अब मास्टर साहब से मंगवाने का सोचती हूँ। किश्वर ने बहुत तहम्मुल से ताजवर के एतराज का जवाब दिया तो वो शाने उचकाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जरा देर बाद नुक सुख से तैयार मुनव्वर साहब किश्वर के सामने खड़े थे। किश्वर ने एक साफ सुथरे कागज पर कुछ लिखकर उसके हवाले कर दिया। उसी वक्त एक मुलाजमा ने मास्टर आफ्ताब के पहुंचने की इत्तला दे दी। मुनव्वर कागज हाथ में पकड़कर भागता हुआ वहां से उस कमरे की तरफ चला गया जहां मास्टर आफ्ताब उसका मुंतजिर खड़ा था। जाते ही उसने कागज मास्टर आफ्ताब के हाथ में पकड़ाया और बोला, ये छोटी खाला ने दिया है, कहती हैं शहर से उनके लिए ये किताब लाकर दे दीजिएगा। मुनव्वर का पैगाम सुनकर मास्टर आफ्ताब समझ गया कि वो किसका जिक्र करता है। शहर में जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेने वाली चौधराइन के बराबर में रखी गई ढेरों किताबों का मंजर अचानक से याद आ गया था और उसने वो ढेरों किताबें खुद मुलाहिजा की थी। किताबों की रसिया उस जिद्दी चौधराइन ने उससे कौन सी किताब मंगवाई है
یہ دیکھنے کے لیے ماسٹر آفتاب نے تہہ کیا ہوا کاغذ کھولا۔ کاغذ پر کسی کتاب کے نام کے بجائے بہت صاف ستھری لکھائی میں چند اشعار لکھے گئے تھے۔ ماسٹر آفتاب کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ چودھری افتخار کی صاحبزادی نے جو پیغام بھیجا تھا وہ اسے مستقبل کا بہت خطرناک نقشہ دکھا رہا تھا۔ فی الحال ماسٹر آفتاب نے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور کاغذ دوبارہ تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھتے ہوئے منور کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن منور کو پڑھانے کے دوران بھی اس کا ذہن مسلسل الجھا رہا۔ اس نے شہر میں ہونے والی مختصر ملاقات میں کشور کی ضدی فطرت کی ایک جھلک دیکھ رکھی تھی۔ اپنی روایات اور ماسٹر آفتاب کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ماسٹر آفتاب کو اپنی گاڑی میں لفٹ دے کر اپنی ضد پوری کر چکی تھی۔ ایسی ضدی طبیعت کی لڑکی اپنے جذبات کے اظہار پر اتر آئی تھی۔ جب اپنے اظہار پر اتر آئی تھی تو ماسٹر آفتاب کے خاموش رہنے کی حکمت عملی نہ جانے کس حد تک کامیاب ہو پاتی۔ ماسٹر آفتاب گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔